हाय, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसा रहा भाई आप लोगों का आज का ट्रेड? मेरा कुछ खास नहीं था। मैंने सुबह जो पैसा बनाया था वो बाद में कुछ हद तक गवाया, मतलब ऑलमोस्ट 40% तक मैं गवाया। उसके बाद वो जो बाकी का 60% बचा हुआ था, क्योंकि लकीली ये एक स्पाइक यहाँ पर आया था जब ऑप्शन की प्राइसेस शूट अप हो गए, तो मैं यहाँ पर निकल गया। नहीं तो जो है वो 60% जो बचा हुआ था वो भी उड़ गया होता। मॉर्निंग में ये वाला ट्रेड एक पकड़ा था, उसके बाद आई थिंक मैंने नीचे का एक पकड़ा था। आई थिंक इट वाज दिस। यस। सो ये दो ट्रेड पकड़ा था। अच्छा खासा पैसा बनाया था उसमें, लेकिन बाद में जो है वो इस पर्टिकुलर चक्कर में जो है यहाँ पर जो ऊपर गया था, देन वी थॉट दिस विल, क्योंकि ये जो है लोअर हाई का फॉर्मेशन, इसको तोड़कर ऊपर चले गए, एक डीपर पुल बैक आया। डीपर पुल बैक के बाद इनफैक्ट मैं इस कैंडल पर भी एंट्री नहीं किया, बाद में जब ये आया ना तब एंट्री किया। लेकिन यहाँ पर जो हौच पौच करके उस टाइम पर ऑप्शन प्राइसेस जो उथल पुथल हो रही थी, उसमें जो है थोड़ा सा इसने डिस्टर्ब किया पूरी इक्वेशन। मैं कल जो है टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज डाला था कि 23 814 से लेके 862 एक डेडली रेजिस्टेंस है बोल के लिखा था। मार्केट अगर गैप अप भी खुल जाता है तो वो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन से नीचे आने की पॉसिबिलिटी रखता है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत बहुत तगड़ा है। क्यों ये तगड़ा रेजिस्टेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं इसी रेजिस्टेंस जोन से आज तो टॉप से रिजेक्शन लिया, यहाँ पर जो है सेंटर से बिल्कुल रिजेक्शन लिया दूसरी बार। ठीक है, ये तीसरी बार यहाँ पर जो है इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चले गया, फिर उसी दिन जो है इसके नीचे इन लोगों ने लेके आया। उसके बाद इस पर्टिकुलर जोन को अगले दिन गैप डाउन करके लेके आना पड़ा नीचे, क्योंकि ये इतना तगड़ा है, डे टाइम फ्रेम पर इसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए गैप डाउन करके लेके आ गए। फिर देखिए, जहां पर ये सपोर्ट लिया था उस पर्टिकुलर दिन, यहाँ पर भी इसी पर्टिकुलर जोन से सपोर्ट लिया, सेम जोन की बात कर रहा हूँ, सेम। आपको जो ये लाल वाला दिख रहा है ना, यही वाला, उसी की बात कर रहा हूँ। क्यों इतना तगड़ा रेजिस्टेंस है ये, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी देखिए ये मार्केट ऊपर गया है। इसको थोड़ा अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर कर दूं तो आपको और दिखेगा पहले जो है, और कितना ये तो अभी की बात है। ठीक है, ये तो यहाँ की मैंने एक्सप्लेन किया, इससे पहले दिखा रहा हूँ। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, राइट, ये वाला देखिए। ये बहुत ही मतलब इतना तगड़ा सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ रहता है तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है, नीचे की तरफ रहेगा तो ये सपोर्ट बन जा रहा है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर तो एक्टिविटी हो ही गई है। 5, राइट, और यहाँ पर जो कम से कम 5 जगह पर इधर भी कर लिया है, तो इसलिए मैंने ये लिखा था कि बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना अभी के सिचुएशन में मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन हालात ही ऐसी चल रही है कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि एनर्जी क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो कुछ मतलब आगे आने वाले दिन उस पर्टिकुलर वीडियो के हिसाब से तो ढंग का नहीं था। पूरा पिक्चर जो है आगे आने वाले 1 या 1.5 महीने में क्लियर होगा। क्यों ये बता रहा हूँ, देखिए सारे मेजर कंट्रीज है, स्पेशली चाइना एंड जापान, इस दो कंट्री का नाम लिया गया था उसमें। और उसने ये कहा था कि ये दो कंट्रीज जो है, इनकी जो ऑयल रिजर्व्स है, ये
चाइना को मालूम था कि ऐसा कुछ गल्फ में होने वाला है, और जिसकी वजह से भर भर के उसने रिजर्व को इंक्रीज कर दिया था। और ये जो रिजर्व है डिप्लीट होने के लिए और 3 to 4 वीक्स टाइम लगेगा, चाइना को और बाकी का जापान का, और एक कुछ बताया था उसने। तो 3 से 4 हफ्ते के बाद अगर ये डिप्लीट हो जाएगा तो उनको फ्रेश इस रिजर्व को रिप्लेनिश करना पड़ेगा, फिर रिफिल करना पड़ेगा। रिफिल करने के लिए उनके पास तो अभी मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, और मिलेगा तो भी उसका कॉस्ट कितना रहेगा। और ये रिप्लेनिश ढंग से नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द एनर्जी कॉस्ट, तो क्या होगा, वहां पर जो है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चाइना और जापान में। बाकी के कंट्रीज में तो डिमांड बढ़ ही गया है, राइट। थाईलैंड हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, ये जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, ओके। सो वहां पर तो बढ़ ही गया है। तो वो बोलता है कि 3 4 हफ्ते के बाद आपको एक्चुअल इस पर्टिकुलर क्राइसिस का पिक्चर दिखने लगेगा कि कितना प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर समझ लीजिए 140 135 बोला था उसने, गीता गोपीनाथन ने 140 बोली थी वो आज के दिन। इसके ऊपर अगर प्राइस चले जाता है तो अनबेरेबल हो जाएगा, एंड हालत बहुत ही खराब हो जाएगा। दिस व्हाट शी वाज टॉकिंग ऑफ, एंड दिस गाय वाज टॉकिंग ऑफ 135। उसका उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। वो वीडियो बहुत अच्छा सा था, उसने पूरे आंकड़े जो है एक्सप्लेन करके, ही वाज एक्सप्लेनिंग द होल क्राइसिस, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट इकोनॉमी ऑफ वेरियस कंट्रीज। सो आने वाले 1 1.5 महीना बहुत क्रिटिकल है। इसके बाद जो है आने वाले दिन जो है क्या होगा पता नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल भी जाता है तो वहां पर नीचे जो माइंस बिछे हुए हैं, तो उसके बाद जो एनर्जी बेसिस पे जो है जो बम्बार्डमेंट हो गई है, ताकि उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट हो गया है उसको फिर प्लांट जो है रेज्यूम होने के लिए और कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करके, यू नो। All this is this Trump-Iran war has led to cascading effects globally. So it's a very crazy development, but it has happened. तो अभी मैं इसको सीपीआर ऑन करता हूँ। ये वीकली सीपीआर रहेगा। ओके, सो इट हैज जस्ट क्लोज्ड अबव वीकली सीपीआर। एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ रहेगा? ये अगर 648 है, 654 पे, हाँ एडजस्टेड क्लोजिंग ऊपर ही है, नॉट एन इश्यू। सो वीकली सीपीआर के ऊपर अभी भी जो है ये क्लोज किया हुआ है, लेकिन रिजेक्शन जो है आपका ये जो जोन है ना, इस पर्टिकुलर जोन से जो तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है वहां से आया हुआ है। क्या इसके ऊपर ये संभलेगा? देखना पड़ेगा। मैं 2 3 दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि क्योंकि ये जो पिवोट के बीच में फंसा हुआ है, मंथली पिवोट के बीच में जो फंसा हुआ है मामला, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बना था। आज जो है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बारे में मुझे एक्सप्लेन करना था कि भाई इसको अगर पार करना है ना, ये इसको गैप अप करके ही पार कर सकता है, नहीं तो ये इंट्राडे वाली बात नहीं हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन, 8 ट्रेडिंग डेज, और 2 दिन हो जाएंगे तो 10 ट्रेडिंग डेज हो जाएगा, विच मीन्स 2 वीक्स, 2 वीक्स विद इन द मंथली सीपीआर। मैं आज टेलीग्राम चैनल पर ये भी डाला था कि एक बैंड्स डाला था, बैंड्स इतने स्क्वीज हो गए थे, बहुत ही भयंकर तरीके से स्क्वीज हो गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ही रेंज में, वो भी डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये इतनी सारी एक्टिविटीज एक ही रेंज में हो रहा है। सो कुछ अगर ट्रिगर मिल जाता है, जंप होके ऊपर जाएगा, नहीं तो जो है ये फिर अगेन नीचे आने की पॉसिबिलिटीज रख सकता है। तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। 2 दिन से बोलने के लिए कुछ है ही नहीं आपको, आप देख ही रहे हैं कि एक ही रेंज में फंस रहा है। तो ऐसे टाइम पर क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर की तरफ से ही सेलिंग करना पड़ेगा। जब नीचे कुछ आ जाते हैं तो वहां पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। इतना ही स्ट्रेटेजी रहेगा।
कल के दिन अगर ये टूट जाता है, ऊपर से सेलिंग कर दो, बॉटम जब पहुंच जाएगा तो फिर नीचे से सेकेंड हाफ में बाइंग शुरू कर सकते हैं। दैट्स ऑल कैन बी डन, राइट? बिकॉज व्हेन इट इज इन अ रेंज, यू नो, सपोर्ट पर परचेज करना है, रेजिस्टेंस पे जो है बेचना है, राइट? सो this is what that we can think of as far as Nifty is concerned. Let's see about Bank Nifty. Bank Nifty, my goodness, सेंट्रल पिवोट तक भी गया था ये, लेकिन सेंट्रल पिवोट से इतना तगड़ा रेजिस्टेंस आया कि ये फिर दोबारा जो है मंथली सीपीआर के नीचे ही क्लोज हो गया। आप देख सकते हैं, एक दो, ये नहीं बोल सकता हूँ, तीन चार पांच, ये छठा कैंडल है जो मंथली सीपीआर के नीचे क्लोज कर रहा है। हम एक बार आईटी को भी देख लेते हैं, या फिर इसको पूरा खत्म करके फिर आईटी पे चलते हैं, क्योंकि निफ्टी को अगर ऊपर उठना पड़ेगा तो इधर बैंक निफ्टी सपोर्ट करना पड़ेगा या फिर निफ्टी आईटी सपोर्ट करना पड़ेगा। इन दोनों में से एक सपोर्ट की जरूरत तो है ही। लेकिन निफ्टी बैंक जो है आज निफ्टी को सपोर्ट देने की हालत में तो है ही नहीं, क्योंकि ये इसके नीचे पड़ा हुआ है पिछले 4 दिन से, और यहाँ पर भी 2 दिन, राइट? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कल के दिन अगर दूसरा कैंडल एवरेज बन जाता है, दूसरा कैंडल क्या, ऑलरेडी इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो चुका था, ये भी कैंडल क्लोज हो गया। सी, इट इज जस्ट अ वोलेटिलिटी, दैट इज बिकॉज मार्केट को कोई ट्रिगर्स नहीं होता है, वो ट्रिगर आने तक जो है वो साइडवेज ही घूमते रहेगा, साइडवेज में भी वोलेटाइल हो जाएगा, राइट? तो वही कर रहा है, और क्योंकि कुछ ट्रिगर्स नहीं, इट इज वेटिंग फॉर सम ट्रिगर but it is not getting it. So that's the reason the biggies are unable to take any decision based upon which they can move the market, right? So this is for Bank Nifty. But let's see about IT. IT. Let's see what does IT do. IT already CPR के नीचे ही है, और इनफैक्ट S1 के नीचे भी टूट के गया हुआ था। 2 कैंडल S1 के नीचे भी क्लोज हो गए थे, बट लकीली ये 2 कैंडल रिकवर करके ऊपर तक आ गया। बट दिस विल अगेन विल बी रजिस्टिंग, एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या बोल रहा है आईटी, खास नहीं है भाई, क्योंकि ये गया हुआ है, पुल बैक आया हुआ है, पुल बैक के बाद फिर नीचे, फिर उसके बाद ऊपर, फिर देन नीचे, फिर इसके बाद ये, देन वेदर इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस or what it would do, we don't know. Okay? So, but this is definitely going to act as a resistance, no doubt about it, which means that निफ्टी बैंक एज वेल एज निफ्टी आईटी दोनों जो है मंथली पिवोट के नीचे ही पड़े हुए हैं, और निफ्टी को ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत कम रहेगा इन दोनों को देखते हुए। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी जो है नीचे गिरा था 497, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मामला खेल शुरू हो गया है। 635 पर फ्यूचर है, स्पॉट जो है 654 पर चल रहा है, विच मीन दैट आपका फ्यूचर जो है डिस्काउंट पर चल रहा है, स्पॉट से कम प्राइस पर चल रहा है, राइट? विच मीन दैट, देखिए मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। When the futures themselves are running lower than the spot, how can Nifty go above? मुश्किल हो जाता है। एंड ये 635 हो गया, ये हो गया ऑलमोस्ट 500, राइट? तो 135 पॉइंट तो ऑलरेडी गिर चुका है ये निफ्टी आईटी, सॉरी गिफ्ट निफ्टी, है ना? सो एंड दिस इज ऑलरेडी नाउ बिलो द सीपीआर। जब हमारा ट्रेड चल रहा था तो हो सकता है कि समवेयर इधर था, बट नाउ इट हैज कम डाउन। सो थिंग्स आर नॉट गुड, at least as of now. And it shouldn't happen that the things turn out to be worse after 1.5 months. That's it जी from my end. मैं कल जो है नहीं रहूंगा, शाम को बाहर जा रहा हूँ, 10 दिन लगेंगे, और मुझे वीडियोस बनाना मुश्किल हो जाएगा, एंड मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही आपको फिर दोबारा वीडियोस मिलना शुरू हो जाए, है ना?
तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं दोबारा फर्स्ट वीक ऑफ जून। बाय।